है। आज तारीख है 11 दिसंबर 2025 और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। आज हम 4 अलग-अलग कहानियों को देखेंगे और इन सब में एक बात कॉमन है। वो ये कि पुराने नियम, पुरानी संधियां और पुरानी परंपराएं आज की नई हकीकत से कैसे टकरा रही हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये टकराव कहाँ हो रहा है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट की दुनिया में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक पुराने सीमा विवाद में, हमारे अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ी राजनीति में और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी। हाँ, इन सभी मामलों में एक ही सवाल है, जब नियम खामोश हों या पुराने पड़ जाएं तो आगे का रास्ता कैसे तय हो। चलिए इसी सवाल के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs, हर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से। और इनकी ताकत का राज है डेटा। इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों पन्नों की जानकारी जिसे ये सीखते हैं, और यहीं से एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ है AI कंपनियां जो कहती हैं कि इंटरनेट पर जो कुछ भी पब्लिक है वो उनके ट्रेनिंग मॉडल के लिए एक फेयर यूज है, मतलब वो उसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ है कंटेंट बनाने वाले न्यूज़ पब्लिशर्स, लेखक, कलाकार जो कह रहे हैं, एक मिनट, ये हमारी मेहनत है, हमारा कंटेंट है, आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसी लड़ाई को सुलझाने के लिए भारत का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT एक बहुत ही दिलचस्प समाधान लेकर आया है। अच्छा जी, उनके एक वर्किंग पेपर में एक अनिवार्य लाइसेंसिंग सिस्टम का प्रस्ताव है। अनिवार्य लाइसेंसिंग सिस्टम मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझें कि AI कंपनियां इंटरनेट से जानकारी ले तो सकेंगी, जिसे स्क्रैपिंग कहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कीमत चुकानी होगी। ठीक है। प्रस्ताव ये है कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था बनाई जाए जो AI डेवलपर्स से उनकी रेवेन्यू के हिसाब से एक फीस लेगी, और फिर उस पैसे को भारतीय कंटेंट बनाने वालों में मुआवजे के तौर पर बांटा जाएगा। ये सुनने में तो एक बीच का रास्ता लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह का डेटा टैक्स नहीं है? क्या इससे इनोवेशन पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। कंपनियां तो कह सकती हैं कि अगर हमें हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा तो हम भारत में अपने मॉडल्स ट्रेन ही नहीं करेंगे। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इस पर बहस भी हो रही है, लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे की सोच व्यावहारिकता है। व्यावहारिकता? हाँ, सोचिए, एक छोटा ब्लॉगर या एक स्वतंत्र पत्रकार, उसके लिए ये ट्रैक करना नामुमकिन है कि दुनिया की कौन सी AI कंपनी उसके आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही है। वो केस कैसे करेगा? सही बात है। ये सिस्टम उस बोझ को हटा देता है। और दूसरी बात, AI मॉडल्स सीधे सीधे कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो उससे सीखते हैं, पैटर्न समझते हैं और फिर कुछ नया बनाते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है और कानून इस बारे में अभी भी बहुत अस्पष्ट है। ठीक है, व्यावहारिकता की बात समझ में आती है, लेकिन लेख में एक और मुश्किल बताई गई है, पैसों का बंटवारा। हाँ, ये कैसे तय होगा कि किसको कितना पैसा मिले? एक छोटा पब्लिशर जो बहुत गहरी रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाता है और एक बड़ा मीडिया हाउस जो दिन में 500 खबरें डालता है, उनके बीच न्याय कैसे होगा? ये इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या सारा पैसा बड़े खिलाड़ियों के पास ही नहीं चला जाएगा? हाँ, ये एक जायज चिंता है। निष्पक्ष बंटवारा कैसे हो, ये एक बहुत जटिल सवाल है, लेकिन लेख का तर्क बहुत सीधा है। एक इम्परफेक्ट सिस्टम भी किसी सिस्टम के न होने से बेहतर है। अभी क्या हो रहा है, दुनिया भर में द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कंपनियां OpenAI पर मुकदमे कर रही हैं और इन मुकदमों का नतीजा आने में सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। तब तक AI कंपनियां मुफ्त में डेटा इस्तेमाल करती रहेंगी। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर परफेक्शन के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठने से बेहतर है कि एक शुरुआत की जाए, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। सही कहा, क्योंकि अगर कोई नियम ही नहीं होगा तो मैदान पूरी तरह से AI कंपनियों के लिए खुला है। एक तरह से ये बातचीत शुरू करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो लेख यही कहता है कि सरकार को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। एक बार सिस्टम बन जाएगा तो उसमें सुधार किया जा सकता है, उस पर अदालतों में बहस हो सकती है, लेकिन अगर कोई सिस्टम ही नहीं है तो ये AI फर्मों के लिए एक खुली छूट जैसा है। नियमों को नई हकीकत के हिसाब से ढालने की ये जो चुनौती है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। यही चीज हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी दिख रही है। हाँ, जहाँ सदियों पुरानी संधियां आज के सीमा विवादों को सुलझाने में नाकाम हो रही हैं। थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच बिल्कुल यही हो रहा है। वहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। बहुत ज्यादा।
2 महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की कोशिशों से एक युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब वो टूट चुका है। जी। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है। मई में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया, जुलाई में लैंडमाइन ब्लास्ट में 5 थाई सैनिक घायल हुए, जिसके बाद भयानक लड़ाई हुई। हाँ, 48 लोग मारे गए और करीब 3 लाख लोग विस्थापित हुए, और अब 7 दिसंबर से लड़ाई फिर शुरू हो गई है। और इस लड़ाई की जड़ें 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं। 1904 और 1907 में फ्रांस, जो उस समय कंबोडिया को नियंत्रित करता था, और सियाम यानी आज का थाईलैंड के बीच कुछ संधियां हुई थीं। अच्छा। इन संधियों ने नक्शे पे तो एक सीमा बना दी, लेकिन जमीन पर उसे कभी ठीक से मार्क नहीं किया गया, और यहीं से सारे विवाद की शुरुआत हुई। और विवाद का केंद्र क्या है? विवाद का केंद्र है 11वीं सदी का एक शानदार खमेर हिंदू मंदिर प्रेहे विहार, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ओह। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने फैसला तो मान लिया, लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर विवाद आज भी जिंदा है। मतलब दोनों देश सीमा की अपनी अपनी व्याख्या पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल। इसका असर तो सिर्फ इन 2 देशों पर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से। आसियान पहले से ही म्यांमार में एक बड़े संकट से जूझ रहा है। अब अगर उसके 2 सदस्य देश आपस में लड़ने लगें तो विदेशी इन्वेस्टर और पर्यटक तो घबरा जाएंगे, है ना? हाँ, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। ये आसियान की प्रतिष्ठा पर एक और धब्बा है। ये संगठन अपनी एकजुटता की बात करता है, लेकिन अपने ही सदस्यों के बीच के विवाद को सुलझाने में नाकाम दिख रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? लेख का निष्कर्ष यह है कि अब मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को आगे आना होगा। उन्हें सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से मध्यस्थता करनी होगी, ताकि ये छोटा सा सीमा विवाद एक बड़े क्षेत्रीय संकट में न बदल जाए। तो पुरानी संधियों की तरह ही हमारे देश में भी कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और गीत हैं जिनकी व्याख्या आज की राजनीति में नए सिरे से की जा रही है। सही कहा। और ये हमें हमारी तीसरी चर्चा की ओर ले जाता है, वंदे मातरम पर छिड़ा नया विवाद। जी। संसद में हाल ही में ये आरोप लगाया गया कि वंदे मातरम के मूल स्वरूप को कुछ वर्गों को खुश करने के लिए विकृत यानी बिगाड़ा गया था। हाँ, ये कहा गया। लेकिन हमारे पास जो लेख है वो इस दावे की ऐतिहासिक सच्चाई पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। लेख के अनुसार ये तथाकथित विकृति कोई मनमाना फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति CWC का एक आधिकारिक प्रस्ताव था। अच्छा, हाँ। और ये प्रस्ताव 30 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में पारित किया गया था। ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। कौन कौन था उसमें? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उस कमरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे उस दौर के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। वाह। महात्मा गांधी खुद एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वहां थे। मतलब उस मीटिंग में तो उस वक्त की पूरी ड्रीम टीम मौजूद थी। एक तरह से, हाँ। ये जानना तो आज के इस विवाद को बिल्कुल अलग रोशनी में डालता है। तो उस प्रस्ताव में था क्या? उस प्रस्ताव में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि गीत के केवल पहले 2 छंद ही राष्ट्रीय समारोह में गाए जाएंगे। सिर्फ पहले 2 छंद? क्यों? इसका कारण ये था कि कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने बाद के छंदों में मूर्ति पूजा के संदर्भों पर आपत्ति जताई थी। CWC का मानना था कि पहले 2 छंदों में गीत का पूरा सार है, मातृभूमि की वंदना है, और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा। ये राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और व्यवहारिक कदम था। प्रस्ताव में साफ लिखा था कि ये 2 छंद किसी भी दृष्टिकोण से आपत्तिजनक नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आज जिसे एक विकृति या तुष्टीकरण कहा जा रहा है, वो असल में उस समय की लीडरशिप का राष्ट्रीय एकता के लिए लिया गया एक सामूहिक फैसला था, जिसमें नेहरू से लेकर पटेल और बोस तक सब शामिल थे। और आज के प्रधानमंत्री उसी प्रस्ताव की आलोचना कर रहे हैं, जिसमें सरदार पटेल खुद एक पक्ष थे। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर जब संविधान सभा बनी तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया, और वंदे मातरम के इसी 2 छंद वाले संस्करण को राष्ट्रगीत का बराबर का दर्जा दिया गया। लेकिन कानूनी तौर पर शायद एक फर्क है। हाँ, एक फर्क है। संविधान का अनुच्छेद 51A और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 सिर्फ राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा देते हैं, राष्ट्रगीत को नहीं।
और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि लेख के अनुसार वर्तमान सरकार ने खुद दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा था। हाँ, एक मामले के जवाब में कहा था कि वंदे मातरम का सम्मान जनगण मन के बराबर है, लेकिन उसे राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता। वाह, सही कहा। इसी पूरी पृष्ठभूमि में लेख का लेखक एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। क्या? वो पूछते हैं कि 75 साल बाद इस सुलझे हुए मुद्दे को फिर से क्यों खोला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? लेखक को संदेह है कि ये एक गैर मुद्दे को तूल देने का प्रयास है। वो यहाँ तक पूछते हैं कि क्या सरकार संसद में एक साधारण प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रगान को बदलने की योजना बना रही है? ये व्याख्या की बात बहुत अहम है। वंदे मातरम के मामले में हम एक पुराने प्रस्ताव की व्याख्या देख रहे हैं और हमारी आज की आखिरी चर्चा इस बात पर है कि जब संविधान खुद किसी बात पर खामोश हो तो उसकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी किसकी है और कैसे की जानी चाहिए? हाँ, ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की आलोचना से जुड़ी है। मुद्दा यह है कि अदालत ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और स्पीकर जैसे उच्च संवैधानिक अधिकारियों के काम के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। जी, अदालत का कहना है कि क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी है, इसलिए हम भी नहीं लिख सकते। और इस फैसले से दो बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। हाँ, पहली है स्पीकर को लेकर। दल बदल कानून के तहत याचिकाओं पर स्पीकर सालों साल कोई फैसला ही नहीं लेते। और नतीजा ये कि विधायक पार्टी बदल लेता है, सरकारें गिर जाती हैं या बन जाती हैं, और विधायक का कार्यकाल खत्म होने तक उसकी याचिका धूल फाकती रहती है। दल बदल कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है। और दूसरी समस्या है राज्यपालों की। चुनी हुई सरकारें विधानसभा में बिल पास करती हैं, लेकिन राज्यपाल उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोककर बैठ जाते हैं। तो वो एक तरह से वीटो कर रहे हैं। हाँ, वे प्रभावी रूप से उस कानून को वीटो कर देते हैं, जबकि कानून को रद्द करने की शक्ति सिर्फ अदालतों के पास होनी चाहिए, वो भी न्यायिक समीक्षा के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि वे संवैधानिक डिजाइन का सम्मान कर रहे हैं। जब संविधान बनाने वालों ने कोई टाइमलाइन नहीं लिखी तो अदालत को, तो हम कौन होते हैं लिखने वाले? हाँ, ये एक तरह से अपनी सीमाओं में रहने जैसा है। लेकिन लेख के लेखक इसे न्यायिक कार्य का त्याग कहते हैं, एन एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन। अच्छा। वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का हवाला देती हैं। अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि एक संविधान को सिर्फ उसके शब्दों को बदलकर ही नहीं, बल्कि उसके प्रशासन के तरीके को बदलकर भी विकृत किया जा सकता है। राज्यपालों और स्पीकरों द्वारा की जाने वाली ये देरी इसी संवैधानिक विकृति का सटीक उदाहरण है। यानी संविधान की आत्मा को उसके शब्दों का ही इस्तेमाल करके खत्म किया जा सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर। आप नियमों का पालन करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो लेखक के हिसाब से अदालत को क्या करना चाहिए था? लेखक का तर्क है कि अदालत का ये कदम उसके अपने ही पिछले प्रगतिशील फैसलों के खिलाफ जाता है। सबरीमाला मामले में या LGBTQI+ अधिकारों के मामले में अदालत ने इसी संवैधानिक नैतिकता का इस्तेमाल करके संविधान की उदार व्याख्या की थी। तब अदालत ने कहा था कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसके कुछ मूल आदर्श हैं जिन्हें हर हाल में बचाना है। लेकिन इस मामले में अदालत ने एक शाब्दिक और संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, जो उन लोगों के हाथ मजबूत करता है जो व्यवस्था का दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो आज हमने 4 अलग-अलग मुद्दों पर बात की जो सतह पर तो बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही धागे से जुड़े हैं। हाँ, AI के लिए कॉपीराइट का एक नया नियम बनाने की कोशिश, थाईलैंड कंबोडिया में एक पुरानी संधि की नाकाम होती व्याख्या, भारत में एक ऐतिहासिक गीत पर छिड़ी आधुनिक राजनीतिक बहस, और संविधान की खामोशी की व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका। ये चारों ही मामले उस तनाव को दिखाते हैं जो मूल नियमों या ग्रंथों और बदलती दुनिया की व्यावहारिक हकीकतों के बीच पैदा होता है। बिल्कुल। चाहे वो AI जैसी नई तकनीक के लिए पुराना कॉपीराइट कानून हो, आज के संघर्षों के लिए एक सदी पुरानी सीमा संधियां हो, या फिर एक जीवंत लोकतंत्र के लिए 75 साल पुराने संविधान के अलिखित नियम हो। हर जगह सवाल यही है कि हम इन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं, अक्षरशः या उनकी मूल भावना के अनुसार। सही कहा। लेख में इस बात का जिक्र है कि डॉक्टर अंबेडकर को आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा था कि वे संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखेंगी। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। किसी संविधान या किसी भी नियम की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सिर्फ अदालतों और सरकारों की, या उन नागरिकों की भी जिनके लिए वो बनाए गए हैं?